हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसको अभी 6 महीने तक लग सकते हैं अगर हम मनी कंट्रोल की बात मान के चले तो। उनका कहना है कि दोनों कंट्रीज अपने टर्म्स के ऊपर एग्री हो गए हैं, बट अभी फुल डिस्क्लोजर नहीं आया यूएस की तरफ से कि कौन से गुड्स के ऊपर हमको लोअर टैरिफ मिलेंगे। यूएस चाहता है इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कुछ चीजें करे, वो अभी पेंडिंग है क्योंकि सेक्टोरल डिटेल्स के ऊपर भी डिस्कशन नहीं हुई है। 2021 के अंदर भी इंडिया यूएस के बायलैटरल ट्रेड का एग्रीमेंट साइन होने वाला था, बट वहां पर भी प्रॉब्लम आई थी फार्मर्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, और यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पे इनका टारगेट है $500 बिलियन पे बायलैटरल ट्रेड लेके जाना है इंडिया यूएस का 2030 तक। बाकी अगर सेबी की बात करके चले तो वो ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। कहा जा रहा है अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच में कुछ हो रहा है। भाई ओला इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग से ही थोड़ा शेडी दिखाई दे रहा है और कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में फंसने थे, मुझे लग ही रहा था। चाहे इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले फंसे या ना फंसे, बट ये जो मार्केट शेयर के बारे में इन्होंने फेक बोला था फरवरी के अंदर, उसमें जरूर फंसेंगे। इन्होंने फरवरी के इवेंट के अंदर बोला था कि हमारा मार्केट शेयर 28% पे पहुंच गया है। अब भाई आप ना पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, लोग ना आपकी बातें सुन के इन्वेस्ट करते हैं आपके अंदर। तो अगर ये कह रहे थे 28% मार्केट शेयर हो गया तो लोगों का ट्रस्ट आ गया, भाई ठीक है ओला की वापसी आ गई है, मतलब सेंटीमेंट्स बेटर जा रहे हैं, तो लोगों ने ओला के शेयर्स लेना शुरू कर दिए। बट कहानी ये थी, इनका कहना था हमने 25,000 यूनिट बेची है, बट वाहन पोर्टल के अंदर 8600 यूनिट दिखाई दे रही है, मतलब 11.4% मार्केट शेयर। ये सबसे बड़ा कलेश होने वाला है। जो उन्होंने अपना डेटा डिस्क्लोजर किया था फरवरी के अंदर, वो ज्यादा बड़ा लपेटा में लेके जाएगा इनको। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में तो कुछ लोग फंसेंगे, चाहे वो बली की बकरी हो या फिर रियलिटी हो, पर कुछ ही लोग फंसेंगे। बट अगर ऐसा कुछ होगा ना तो फाइन भी लगेगा, क्या पता सेबी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले। बाकी ओयो वालों की बात करके चले तो वो क्यूएसआर फूड चेन बिजनेस के अंदर फिर से री एंटर कर रहे हैं। पहले भी घुसे थे पर फिर कोविड आ गया था, इस चक्कर में रुक गए थे। अभी फिर से रीलॉन्च कर रहे हैं कि टाउन हाउस कैफे निकाल रहे हैं, जो कि इनका इन हाउस ब्रांड होने वाला है ओयो होटल्स के अंदर, जहां पर आपको ओयो की ऐप से ही खाना मिल जाएगा। इनका खुद का इन हाउस किचन होने वाला है, क्यूएसआर कार्ड्स होने वाले हैं, लॉबी के अंदर स्टोर्स होने वाले हैं जहाँ पे आपको रेडी टू ईट मील्स मिलेगी। तो सही है भाई, बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और मेरे हिसाब से ओयो जिस तरीके से रिवाइव कर रहा है अपने आप को, भाई ये भी देखने वाली स्टोरी है। एक टाइम था ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती थी, मैंने केस स्टडी भी बनाई थी बहुत सदियों पहले इनकी। उसके बाद में कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हुआ, बहुत कुछ हुआ, नेगेटिव चीजें आई, कंपनी की वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दी, कंपनी बर्बाद होती हुई दिखाई दी, बहुत सारे लोगों ने बोला कंपनी खराब हो जाएगी। फिर एक झटके में ही कंपनी फिर से रिवाइव होनी शुरू हो गई है और अब बैक टू बैक बहुत अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं। बाकी ब्लिंकिट वालों की बात करके चले तो उनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 665 रुपीज पे पहुंच गया Q4 के अंदर। यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की बात करके चले तो जेप्टो था 534 के ऊपर, स्विगी इंस्टामार्ट था 550 रुपीज के ऊपर। पिछले क्वार्टर के अंदर ब्लिंकिट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 707 रुपए का था। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू घटना कंसर्निंग क्यों माना जाता है? क्योंकि वहीं पे आपके सारे मार्जिन टिके हुए हैं। जितना बड़ा आपका ऑर्डर होगा उतने अच्छे चांसेस है आपके अच्छा प्रॉफिट बनाने के। तो अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू छोटा होता चला जाएगा तो आपको प्रॉफिट बनाने में मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे ऊपर के खर्चे भी बनाने हैं। मान के चलो 200 रुपए का एक प्रोडक्ट है जहां पर कंपनी को मान लो 25% का भी मार्जिन मिल रखा है, मतलब 50 रुपया बच रहा है 200 रुपए का ऑर्डर अगर वो आपको डिलीवर करते हैं तो। बट उसके पीछे कंपनी की कॉस्ट समझने की कोशिश करो ना भाई। कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को भी पैसा देना है, कंपनी को अपनी इन्वेंट्री के ऊपर भी खर्चा करना है, साथ में अपने लॉजिस्टिक पार्टनर को भी पैसा देना है, मतलब जो डिलीवरी वाला आपके घर पे डिलीवर करेगा। तो ये सारे के सारे खर्चे 60 70 80 रुपए तक जा सकते हैं। तो बचाया 50 रुपए 80 रुपए खर्च कर दिया तो लॉस हो गया ना। अभी लेटेस्ट डेटा तो मुझे पता नहीं है कि कितना चाहिए। मुझे याद है किसी फाउंडर ने मुझे बताया था 500 रुपीज के आसपास चाहिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्विक कॉमर्स स्पेस के अंदर, अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो। धीरे धीरे एवरेज ऑर्डर वैल्यू घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है, बहुत कंसर्निंग है। जहां पर Amazon फ्लिपकार्ट जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अब क्विक कॉमर्स के अंदर एंट्री मार रहे हैं, तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी इन सारे ब्रांड्स को। लेट्स सी आने वाले 7-8 महीने कैसे जाते हैं बाकी सारे ब्रांड्स के फ्लिपकार्ट और Amazon की एंट्री के बाद में। बाकी जोमेटो वालों के अगर नंबर्स की बात करके चले तो उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई हमने ना 19,000 रेस्टोरेंट्स को डीलिस्ट किया, मतलब रिमूव कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। क्यों किया गया? क्योंकि भाई हाइजीन इशू थे, साफ सफाई नहीं होती थी, वो किसी ब्रांड की कॉपी मार रहे थे या फिर मेन्यू के अंदर कुछ घपला कर रहे थे, जो कि इन्होंने पकड़ लिया। ठीक है, आपकी बात मान लेता हूँ, आपने इस चक्कर में बहुत सारे बंदों को डीलिस्ट किया है। अब
इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करो। अगर इनके एडजस्टेड रेवेन्यू की बात करके चले तो Q4 के अंदर 17.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयर ऑन ईयर, ठीक है, बट पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा नीचे ही दिखाई दिया है। अब यहाँ पे हम एक बार को कह सकते हैं कि भाई Q3 में बहुत सारे त्योहार थे, इस चक्कर में नंबर बढ़िया दिखाई दे रहे थे, अभी के टाइम पे नीचे गया है। बट दिस इज कंसर्निंग भाई। मेरे हिसाब से जो कंपनी ने जस्टिफिकेशन डाला है, जो इनका रेवेन्यू घटा है कि भाई हमने डीलिस्ट कर दिए 19,000 रेस्टोरेंट, जिसकी वजह से हमारे को 2% के आसपास में नेट ऑर्डर वैल्यू का नुकसान हुआ है। मुझे नहीं लगता ऐसा, आपको लगता है नहीं लगता कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है। जोमेटो पे अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, वो ये नहीं कह रहा मेरे को श्याम लाल एंड सन से माल लेके आना है, वो सीधा सर्च मारता है, वो देखता है भाई जोमेटो क्या दिखा रहा है, कहाँ ऑफर चल रहा है, या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट को सर्च मारता है, या फिर जो सामने दिखाई दे रहे तो उस पर क्लिक करता है और ऑर्डर कर लेता है। अगर किसी रेस्टोरेंट के हाइजीन इशू चल रहे थे तो भाई वहां पे रिपीटेबिलिटी तो थी नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि कस्टमर था भाई वो बहुत ही चलता चला रेस्टोरेंट था जो हमने हटा दिया, बट उसमें हाइजीन इश्यूज है, कोई भी सीन चल रहा था। लोग क्या करते थे, लोगों ने उसको सेव कर रखा था, बुकमार्क कर रखा था, बहुत सारे लोगों ने वो सिर्फ वहीं से ऑर्डर करते थे, इसलिए नंबर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता भाई जिनके हाइजीन इशू थे या फिर ब्रांड मिमिकिंग थी, वो बहुत ही खतरनाक लॉयल बेस बना के नहीं बैठे होंगे। तो अगर आपने 19,000 रेस्टोरेंट हटाए, इसका मतलब ये नहीं है आपके ऐप पे ट्रैफिक कम हो गया। ऐप पे ट्रैफिक तो उतना ही है ना, कन्वर्जन रेट भी उतनी है, नंबर ऑफ वेराइटी कम हो गई है। तो मेरे हिसाब से बात को जस्टिफाई करने का तरीका समझ में नहीं आया मुझे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताना। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी इंडिया का जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो $100 बिलियन पे जाती हुई दिखाई देगी आने वाले डिकेड के अंदर, ऐसा मुकेश अंबानी जी ने बोला है। अभी के टाइम पे $28 बिलियन पे है। उनका कहना है भाई बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। उन्होंने बोला है स्टेट ऑफ आर्ट जो कंटेंट होगा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लार्ज स्केल ट्रेनिंग होनी चाहिए एनिमेशन वीएफएक्स के ऊपर और जो ऐसी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज होती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एआई इस प्रोसेस के अंदर आ रहा है ना, और बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है, हमको नहीं पता 2 से 3 साल के अंदर कहानी कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। आपने आज के टाइम पे कोई बहुत बढ़िया जगह से कोर्स कर लिया और आपने वीएफएक्स सीख लिया, पता लगे 6 महीने के बाद में कोई एआई टूल आ गया, जो आप काम कर रहे थे एआई टूल वो काम कर पा रहा है। तो जो नया बंदा उस टूल से सीख के बढ़ेगा वो आपके लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच पाएगा। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करी है। उन्होंने बोला है कि आईपी क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, गेमिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एआई इनोवेशंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बेटर होना चाहिए। यहाँ पर मैं सारी बातें मानता हूँ। मेरे हिसाब से कंटेंट की दुनिया के अंदर आईपी ही एक सबसे बड़ी चीज होने वाली है आने वाले टाइम पे। आईपी का मतलब जैसे एवेंजर सीरीज चल रही है ना मार्वल की, तो अगर एवेंजर पार्ट 1 आएगा तो पार्ट 2 आएगा तो आप देखने के लिए जाओगे। सिमिलरली केजीएफ, ऐसे कोई भी एक सीरीज होती है, कोई कंटेंट होता है, उसको हम आईपी कहते हैं। जैसे अगर मैं बिजनेस न्यूज की बात करके चलूं तो लपास वॉइस में एक स्पेसिफिक ऑडियंस है जो कि डेली बेसिस के ऊपर देखती है। मैं एनालिटिक्स में देख रहा था कुछ 12-15% के आसपास लोग हैं जो टीवी पे देखते हैं। दिस मीन्स लोग सुबह ब्रेकफास्ट पे टीवी पे लगा के देख रहे हैं। दिस मीन्स जरूरी नहीं है कि एक ही बंदा देख रहा है, वो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो लोग शायद लाइक भी नहीं कर रहे हैं वीडियो को, वो लोग बस बैठ के देख रहे हैं। तो इसको भी मैं आईपी ही कहता हूं कि हमने एक आईपी बना दी है। हमने फाउंडर अनफिल्टर्ड नाम का एक आईपी बनाया था जो कि फाउंडर्स पॉडकास्ट के रिगार्डिंग था। तो मुझे लगता है कंटेंट गेम के अंदर ये आईपी वाली चीज बहुत बड़ी बन सकती है। बाकी अडानी पोर्ट्स की बात करके चले तो 11,061 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। Q4 में उनका प्रॉफिट 50% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भाई। रेवेन्यू 16% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 37% बढ़ा है। तो मतलब ओवरऑल बढ़िया काम किया उन्होंने। जो इनकी कार्गो वॉल्यूम है ना वो ऑल टाइम हाई पे जाती हुई दिखाई दी है, 450 मिलियन टन फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था इन्होंने तो भाई नंबर से दिखाया है। बाकी जोहो की बात करके चले तो उन्होंने भी अपना सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को होल्ड कर दिया है। $700 मिलियन ये भी इन्वेस्ट कर रहे थे। ऐसा क्या हो रहा है भाई कॉन्स्टेंटली? अगर आप देखोगे, हमने लास्ट न्यूज में भी बात करी कि भाई रोक दिया गया है सेमीकंडक्टर वाला प्लान, यहाँ पे भी रोका गया है। क्या कोई पीछे से कोई बड़ा इशू आ रहा है जो शायद हमको नहीं पता? क्योंकि ये लोग सामने से नहीं बोल सकते ना कि भाई गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, भाई हमको चाइनीज कंपनी से पार्टनरशिप करनी थी पर गवर्नमेंट करने नहीं दे रही, या फिर जो वॉर सिचुएशन लग रही है उसके चक्कर में भाई हमको फंडिंग नहीं मिल रही है। सबके सब कह रहे हैं कि अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर डिमांड नहीं है, इंडिया रेडी नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। निम्बू जी की बात करके चले तो उनका कहना है कि अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी रोड मैप भी क्लियर नहीं है। हम मैन्युफैक्चर तो करने वाले हैं, हमने कुछ लोग हायर भी किए इस चीज के अंदर, बट हमको कोई सुटेबल टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिल पाया
चिप मेकिंग के लिए, इसलिए हम इसको अभी ड्रॉप कर रहे हैं। बाकी एयर इंडिया की बात करके चले तो उनको $600 मिलियन का लॉस होगा पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने के चक्कर में 1 साल के अंदर। सिंपल सी बात, उनको लॉस नहीं होने वाला है, कस्टमर के ऊपर ही ट्रांसफर होने वाला है। ये तो शोर मचाने वाली बात है कि इनको लॉस होने वाला है, इनसे लॉस होगा। और मेन बात यह है कि भाई नॉर्थ इंडियन बेल्ट को मेजर फर्क पड़ेगा, साउथ इंडियन बेल्ट में उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो निकलते ही नहीं वहां से। बाकी पाकिस्तान की बात करके चले तो उनके लिए भी इंडियन एयर स्पेस बंद हो गया है, तो वो भी यहाँ से नहीं जा सकते, उनको ज्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि भाई यहाँ पर तो लोगों का पैसा भी है, यहाँ पर इकोनॉमी भी ठीक है, वहाँ हाल थोड़ा बुरा है। बाकी फैशन ब्रांड लिबास की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 64% घटता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अब चार्ट के अंदर देखो भाई, 5 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि पहले 14 करोड़ का था। रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, मैं ओवरऑल कहूंगा कि भाई ये डेटा ठीक दिखाई दे रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट भी रिपोर्ट कर रही है, येट कंपनी ग्रो भी कर पा रही है। कंपनी ने अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस को बढ़ाया है, उन्हें 42 करोड़ रुपीस की एड चलाई है। अभी के टाइम पे 99 पैसा खर्च करते हैं 1 रुपए कमाने के लिए। बाकी यूट्यूब इंडिया की बात करके चले तो उन्होंने बताया लास्ट 3 सालों के अंदर 21,000 करोड़ रुपया उन्होंने इंडियन क्रिएटर्स को दिए। भाई ये बढ़िया चीज है। अभी वेव्स इवेंट चल रहा है, वहां पर ये सारी की सारी अनाउंसमेंट हो रही है। क्या मुझे वेव्स वाला जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसके चक्कर में इवेंट किया जा रहा है, वेव्स की बहुत खतरनाक तरीके से गवर्नमेंट मार्केटिंग भी कर रही है, कि इसके ऊपर कोई केस स्टडी बनानी चाहिए। पहले मेरा मन था, फिर मैंने 10 बंदों से पूछा, 10 में से 8 बंदों को पता ही नहीं है वेव्स के बारे में। तो मुझे लगा यार टाइम ही कम होगा, और आजकल तो हम केस स्टडी हाई टाइम वाली कोशिश कर रहे हैं, इस पे ज्यादा व्यूज आए। तो ये ना हम वीडियो बनाए और भाई बॉम्ब कर जाए। 2 टाइप के कंटेंट अगर आप देखोगे साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर आ रहे हैं हमारे, एक आ रही है केस स्टडीज और एक आ रहा है एकदम सुपर टेक्निकल कंटेंट जो खाली बिजनेस ओनर्स के लिए है। तो जो बिजनेस ओनर का कंटेंट है उसको 1-2 दिन रखता हूँ, उसके बाद मेंबर्स ओनली कर देता हूँ। क्योंकि अगर कोई सीखना चाहता तो 1-2 दिन के अंदर देख लो भाई, स्टार्टिंग के अंदर, वरना आप हमारी मेंबरशिप ले लो, कोई दिक्कत क्या है। 150 रुपए महीने का खर्च करना है। इस चैनल के ऊपर मेंबरशिप का मैं प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको न्यूज का थोड़ा अर्ली एक्सेस दे दिया करूंगा, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम कर लिया करूंगा, प्लस आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दोगे। बाकी नोकिया की बात करके चले तो वो 20,000 जॉब्स को ले ऑफ कर चुका है 2022 से अभी तक बात करके चले तो। बेसिकली चाइना से बाहर जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है, वहां पर मेजरली जॉब कट्स देखने को मिल रहे हैं। सेल्स फ्लैट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई ऑटोमेशन आ गया है, आउटसोर्सिंग होने लग गई है। जितने भी बेसिक रोल थे जिसको मशीनों से रिप्लेस किया जा सकता है, वो हो रहे हैं। और हम एरिक्सन की बात करके चले तो उन्होंने भी 12% अपनी वर्कफोर्स को काटा है 2023 से। अगर बात करके चले तो उन्होंने अपने R&D का एक्सपेंस बढ़ाया है, बट लोगों को वो भी निकाल रहे हैं। आप ये चार्ट देखो, आपको दिखाई देगा कि भाई किस तरीके से लोगों को निकाला जा रहा है। और दूसरी साइड पे अगर हुआवे का आप चार्ट देखोगे, हुआवे हायर कर रहा है। आप कह सकते हो कि उतनी तेजी से हायर नहीं कर रहा है 2022 के बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं AI और ऑटोमेशन का इंपैक्ट यहाँ पे भी पड़ रहा है। बट भाई फायरिंग नहीं हो रही है, दिस मींस सेल्स अच्छे लेवल पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी एप्पल वालों की बात करके चले तो उन्होंने Q1 के अंदर $900 मिलियन का टैरिफ पे किया है। उसके बावजूद भी उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर $95.4 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। अर्निंग पर शेयर की बात करके चले तो $1.65 पर शेयर हो गई। इन्होंने स्मार्ट चीज क्या करी है, इन्होंने आईफोन इंडिया से मंगाए, मैक्स वियतनाम से मंगाए, जहां जहां से कॉस्ट बचा सकते हैं वहां से कॉस्ट बचाई। टैरिफ लगने वाला था यूएस के अंदर, उससे पहले भाई प्लेन भर भर के फोन मंगा लिए इन्होंने इंडिया से। तो कहीं ना कहीं बहुत स्मार्ट खेला गया है इस पूरी गेम को। बाकी एप्पल वालों ने $100 बिलियन का बायबैक प्रोग्राम निकाला है। और आप समझ लो इस बात को, जब ये बायबैक निकाला जाता है ना, मींस कंपनी को ऐसा लग रहा है कि भाई कंपनी और आगे भाग सकती है। अभी के टाइम पे हमारी वैल्यूएशन कम है, तो क्या एप्पल का जो इंटेलिजेंस आने वाला है वो जल्दी ही रोल आउट हो जाएगा? क्या इंटरनली उन्होंने इस चीज को क्रैक कर दिया है क्या? अगले महीने मतलब ऑलमोस्ट 30 से 40 दिन के अंदर इनका इवेंट होने वाला है, तो क्या वहां पर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हमको देखने को मिलेगी? लेट्स सी। अगर सबवे की बात करके चले तो उन्होंने 631 स्टोर्स बंद करे 2024 के अंदर। ये हम बात कर रहे हैं यूएसए के अंदर। सबवे भाई दुनिया का लार्जेस्ट यूएस रेस्टोरेंट चेन है, अगर हम यूनिट काउंट की बात करके चले तो। इनके टोटल स्टोर 19,500 से ऊपर है 2024 के अंदर। अपने पीक पे 27,000 पे हुआ करते थे, वर्सेस सेकंड नंबर पे आता है स्टारबक्स, जो कि ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास है, थोड़ा सा उससे नीचे। मैकडॉनल्ड्स 13,500 के आसपास है। आप समझने की कोशिश करो कितने सारे स्टोर्स हैं इनके। ग्लोबली बात करते चले 37,000 रेस्टोरेंट है वर्ल्ड वाइड सबवे के। थर्ड नंबर पे आता है मैकडॉनल्ड्स स्टारबक्स के बाद में। मुझे पर्सनल लगता है कि सबवे का इंडिया के अंदर कंपटीशन बहुत हेल्दी हो गया है। कि भाई पहले था कि खाली सबवे ही था और कोई हेल्दी ब्रांड नहीं थे, पर अभी बहुत ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं इन सारी चीजों के अंदर। क्या आपको लगता है या फिर नहीं लगता? कमेंट सेक्शन में ये बताना। बाकी
जीएसटी कलेक्शन की बात करके चले, रिकॉर्ड हाई जाती हुई दिखाई दी, 2,37,000 करोड़ पे पहुंच गई अप्रैल के महीने के अंदर। ये बड़ा नंबर है भाई, पिछले कुछ टाइम से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल 2024 के अंदर 2,10,000 करी गई थी और अभी उससे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आगे निकल गए इक्विटी शेयर होल्डिंग के अंदर। मार्च 2025 की बात कर रहे चले, ये ऐसा पहली बार देखने को मिला है। जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है 16.91% पे और फॉरेन वाले 16.84% पे। तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट को जो बचा रहा है वो डोमेस्टिक प्लेयर्स ही बचा रहे हैं, या फिर मैं कहूंगा रिटेल इन्वेस्टर बचा रहा है। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है भाई। ऑल दो आप कह सकते हो कि फ्लैट ही रही, थोड़ी सी ही बढ़ती हुई दिखाई दी एट द एंड। निफ्टी थोड़ा सा बढ़ा है और सेंसेक्स भी थोड़ा सा बढ़ा है, बट स्टार्टिंग अच्छी थी दिन की। लग रहा था कि भाई अच्छे नंबर पे जाएगी कहानी, उसके बाद में धीरे धीरे करते करते कम हो गया शेयर्स। बाकी आप देख लो ओवरऑल क्या रहा है, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। अडानी पोर्ट चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई रिजल्ट्स भी तो चमकते हुए आएंगे। बाकी इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी ये वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।